हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 सेशन के जो कि पेपर 1 का है। यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहता है और टीचिंग का इसका पेपर जो है 27 जून 2025 को शिफ्ट 1 में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पेपर 1 का मिलेगा। इससे पहले मैं दिसंबर 2025 सेशन के ऑल शिफ्ट का पेपर 1 का पीवाईक्यू सॉल्व कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा कर के ज़रूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने शिफ्ट में रिपीटेड मिल जाएंगे, और जो रिपीट नहीं होंगे वो सेम इसी पैटर्न पे होंगे। इसलिए आपके लिए ये देख करके जाना, इसकी क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। सब कोई देख ले रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को एक ग्रुप में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि हम बताए हैं कि डीआई का जो है, डीआई का 5 क्वेश्चन रहता है। उस डीआई को 1 से 5 तक में दिया जाता है। इसकी चर्चा हम अलग से वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे 5 तक क्वेश्चन जो है वो डीआई का है। अगर आप अभी बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, 5 तक जो है डीआई का क्वेश्चन है। छठा जो है वो मैथ का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है। एक मैथ नहीं है, इसमें 4-5 मैथ अलग अलग ऑप्शन में दिया रहेगा। फिर इसका सॉल्यूशन निकालिए, उसको मैथ द फॉलोइंग करके बनाइए। तो मैं कहूँगा ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में बनाइएगा एग्ज़ाम में, अन्यथा आपका समय ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ देंगे, जब डीआई देखेंगे उस समय करेंगे इसको। तो अब चलेंगे डायरेक्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। वो कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उदयमान प्रौद्योगिकी नहीं है, यानी कि फॉलोइंग इज़ नॉट एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित जो है कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, ये नहीं है। बाकी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है, 3D होलोग्राफिक इमेजिंग है, लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। ये क्या हो गया है? ये बहुत ही पुरानी तकनीक हो गया है। ये फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का, उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। और इसमें नॉट पूछा है नहीं, तो यही इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी फ्रीक्वेंसी के आरोही क्रम में लिखे। तो उनके फ्रीक्वेंसी के आरोही क्रम में लिखना है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन में दिया किया है लाइट वेव दिया है, माइक्रोवेव दिया है, इंफ्रारेड वेव दिया है, रेडियो वेव दिया है। तो सबसे कम जो है आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे कम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे कम यहाँ पे होगा हमारा रेडियो वेव्स का, सबसे कम हो जाएगा रेडियो वेव्स का। फिर उससे बड़ा जो है वो माइक्रोवेव्स का हो जाएगा ज़्यादा, उससे बड़ा माइक्रो का। फिर उससे बड़ा जो है इंफ्रारेड का हो जाएगा, इंफ्रारेड का हो जाएगा। फिर उससे बड़ा की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पे लाइट वेव हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हम सजाएंगे तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर DBCA, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है, उसकी पहचान करना है दोस्तों। आइए एक एक कथन को हम लोग पढ़ते हैं। पहला कथन दे रहा है कि एडोब एक्रोबॉट स्वतत्वाधिकार उत्पाद का एक उदाहरण है। एडोब एक्रोबॉट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाणिज्यिक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, यानी कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है। तीसरा है लाइनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लिनक्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, उबंटू। तो ये भी बात सही है। पांचवा कह रहा है कि फर्मवेयर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे सही होगा हमारा ACD, जो कि देखेंगे किस ऑप्शन में है। आइए ACD का मिलान करते हैं। देखिए ACD ऑप्शन नंबर D में है, तो D इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें जो है वो देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन रिसर्च एथिक्स। शोध नैतिकता इसको बोलते हैं, या फिर शोध आचार बोलते हैं, यानी कि शोध में क्या नैतिकता बरतनी चाहिए, उससे संबंधित कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, उसकी पहचान करना है। पहला है कि यह बताता है कि त्रुटिहीन तरीके से शोध रिपोर्ट कैसे लिखे। तो नहीं, त्रुटिहीन तरीके से तो वो नैतिकता का कोई बात ही नहीं है, जब उसमें त्रुटि ला देना है। तो यह सामाजिक मानकों के दायरे में शोध की प्रणाली विज्ञान प्रदान करता है। तो यह ऐसा भी नहीं है। तीसरा है कि यह नैतिक शोध हेतु क्या करे और क्या न करे का एक सम्मान सेट प्रदान करता है। तो बात बिल्कुल सही है।
चौथा कह रहा है कि यह शोध के प्रतिभागियों के अधिकारों व कल्याण का संरक्षण करता है, तो ये भी बात सही है, यानी कि यहाँ पे हमारा सी और डी ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है सी और डी। तो दोस्तों ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, सी और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कह रहा है कि निम्न फिल्मों के जारी होने के सर्वाधिक आरंभिक से नवीनतम तक का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए ये पिछले सेशन में जो है काफ़ी पूछा गया है, और ऐसे भी ये स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए। आप इसको देखिए जो है कि सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र फिल्म आई थी, जो पहली चलचित्र थी, लेकिन इसमें साउंड नहीं था। इसे कौन बनाया था, तो इसे दादा साहेब फाल्के बनाए हुए थे, जो भारतीय फिल्म जगत के पितामह माने जाते हैं। कब आया था, 1913 में, 1913 में। फिर उसके बाद जो है आलम आरा आया, जो पहली बोलती फिल्म थी, ये कब आया, 1931 में। इसके डायरेक्टर पूछे जाते हैं, अर्देशियर ईरानी थे। उसके बाद जो है 2 बीघा ज़मीन का फिल्म आया, ये कब आया, तो ये आया दोस्तों 1953 में, 1953 में। फिर उसके बाद हम बात करें तो ये गर्म हवा जो है, गर्म हवा 1973 में आया था। गर्म हवा कब आया, 1973 में आया। और शोले फिल्म, शोले तो हर कोई जानते हैं, अरे ओ शाम्बा कितने आदमी थे, वही वाला है, तो ये 1975 में आया। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन हम तैयार करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा तैयार हो जाएगा CABDE, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि प्रश्नावली जो है वह क्या होती है, प्रश्नावली उसको बताना है। व्हाट इज क्वेश्चनेयर, तो ये जो है यह डाटा संग्रह का, ये देखिए थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, क्वेश्चनेयर क्या है, प्रश्नावली, तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इट इज ए डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, यह डाटा संग्रह उपकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि इसमें जो है वो कौन सा फिल्म पटकथा लेखन की अनिवार्य आवश्यकताएं क्या क्या है। किसी फिल्म के पटकथा लेखन की स्क्रिप्ट राइटिंग का जो है उसके लिए क्या क्या अनिवार्य शर्त है, उसकी पहचान करना है और उसका क्रम बताना है दोस्तों। तो देखिए सबसे शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे शुरुआत में हम लोग किसी भी चीज़ का सेटअप करते हैं, बिगिनिंग सेटअप करते हैं। तो ये कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद जो है मध्य में हम लोग उस पर टकराव होता है हमारे, मतलब जो भी टॉपिक रहता है, जो स्क्रिप्ट रहता है उस पर टकराव होता है, तो ये मिडिल में आ जाएगा, ये कन्फर्मेशन मध्य में होता है। फिर उसके बाद जो है अंत में क्या होता है, उसका समाधान होता है, रेजोल्यूशन होता है एंड में, ये 3। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा BCE, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये है हेल्थ रिलेटेड टर्म दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन एक तरफ दिया है। देखिए टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि टॉक्सिकोलॉजी में विषैले पदार्थ के प्रभाव का विज्ञान होता है, यानी साइंस ऑफ इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ये कि ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये 3 में चला जाएगा। फिर इसके बाद है एक्सपोजर असेसमेंट, यानी उद्भाषण आकलन। इसमें क्या होता है, मनुष्य पर पर्यावरणीय संदूषण के प्रभाव का प्राकलन किया जाता है, यानी एस्टिमेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंटामिनेंट ऑन ह्यूमन, तो ये बी का 4 में चला जाएगा। उसके बाद रिस्क असेसमेंट की बात करें, जोखिम आकलन की, तो ये संकट के सार्वजनिक जोखिम का मूल्यांकन करता है, तो ये हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिनट, ये रिस्क वाला सी का 2 हो जाएगा। और डी में है रिस्क मैनेजमेंट, यानी जोखिम प्रबंधन क्या है, तो ये पर्यावरणीय स्वास्थ्य संकट निवारण हेतु की गई कार्यवाही है, ये ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है वो हमारा। तो ये है दोस्तों, यहीं पे हमारा ऑप्शन नंबर ए में ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। आइए देखते हैं, ये देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लेना है हर स्टेटमेंट को, और उसके बाद इसका मैच द फॉलोइंग करना है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। वो कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय संस्थाओं आयोगों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रम में सजाना है। तो देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये कब हुआ था, तो UGC इसी को बोलते हैं। इसकी स्थापना 1953 में हुआ था। इसके एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है 1956 में बनाया गया था। तो यहाँ पे 2 डेट लिख लेंगे, 1953 और 1956।
उसके बाद जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये जो है 1948 में बना था। इसकी अध्यक्षता उस समय के तत्कालीन प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन किए थे, इसलिए इनको राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की बात आती है, तो ये हुआ था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 में। फिर शिक्षा आयोग, इसी को प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं भारत के लिए, इसे की अध्यक्षता किए थे कोठारी, डॉक्टर कोठारी, तो इसलिए इनको कोठारी आयोग भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? तो ये 1964 में हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा CBAD, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर कि देखिए किसी कोड भाषा में जो है ड्रीम को 71692 लिखा जाता है, चाइल्ड को जो है 8543 लिखा जाता है, तो फिर लीडर को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है ना, लीडर के लिए क्या है? LEADER, ऐसा ही है ना। तो देखिए डी और ड्रीम अलग अलग है, D4 पे R18 पे वैसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हर लेटर के लिए उसके पहले इसके सामने का नंबर ले लेंगे। चलिए D के लिए 7, R के लिए 1, E के लिए 6, A के लिए 9, M के लिए 2। तो उसी तरह L के लिए क्या हो जाएगा? L के लिए हमारा हो जाएगा इधर से सेकंड लास्ट है, तो इधर से सेकंड लास्ट 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद E के लिए हमारा हो जाएगा 6, उसके बाद A के लिए जो है वो हमारा 9 हो जाएगा, D के लिए 7 हो जाएगा, E के लिए 6 हो जाएगा, R के लिए ये 1 हो जाएगा, यानी 39 97 61 इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं 36 97 61 किस में? 36 97 61 जो है किस ऑप्शन में है? 36 97 61 ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण व्यवसायी नहीं है, यानी विच इज नॉट ए कम्युनिकेशन प्रोफेशनल। इसमें कौन है? तो कौन नहीं है? वो पत्रकार है, होता है, एडवर्टाइजमेंट देने वाला होता है, फिर न्यूज़ रीडर भी होता है, लेकिन इसमें स्मार्टफोन नहीं होता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देख लीजिए सिटीज है और वो कहाँ इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, कौन से सिटी में स्थित है, उसकी मिलान करना है। देखिए पहला दे रहा है भारतेंदु नाट्य एकेडमी, ये जो है लखनऊ में है दोस्तों। भारतेंदु नाट्य एकेडमी जो है लखनऊ में है। फिर उसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न जो है ये कहाँ पे है? ये नोएडा में है। फिर उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, ये पुणे में है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD, ये सब कोई जानता है, काफ़ी फेमस है, ये नई दिल्ली में है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा। A का 4, B का 3, C का 2, D का 1। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C में है, तो C इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। वो कह रहा है कि निम्नलिखित मूल्यांकन प्रकारों में से किसमें अधिगम को प्रदर्शित करने के लिए, अधिगम मतलब लर्निंग, ठीक है ना, अधिगम को प्रदर्शित करने के लिए एक उत्पाद को उत्पन्न करना अथवा किसी कार्यकलाप का निष्पादन विद्यार्थियों से अपेक्षित होता है। तो ये है, इसमें वर्ड ही छिपा हुआ है, निष्पादन करना, ठीक है ना। तो वो निष्पादन आकलन कहलाता है, यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट। ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध नेटवर्क सिक्योरिटी से है? नेटवर्क सिक्योरिटी से, विच इज़ रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी। तो इसमें फायरवॉल जो है, फायरवॉल ये नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम का एक पार्ट है फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। वो कह रहा है कि निम्नलिखित को घटते वर्ड्सवर्थ में, यानी डिक्रीजिंग डेनोटेशन के क्रम में लिखना है। तो देखिए पहला है, इसमें आ जाएगा सबसे बड़ा रेंज जो होता है लिक्विड का होता है। फिर उसके बाद जो है बेवरेज यानी पेय पदार्थ का आ जाता है, क्योंकि हर लिक्विड पेय पदार्थ नहीं होता है। फिर उसके बाद जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक आ जाता है इसमें से कुछ। फिर उसको और शॉर्ट करेंगे तो ये कोला फीज आ जाएगा चौथे नंबर पे। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा हमारा DBAC, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है। वो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक तरफ जो है मैचिंग दिया हुआ है लिस्ट 1 का साइंटिफिक
नेम साइंटिस्ट और उसके आविष्कार किसने किया वो दे रहा है। देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर के साइंटिस्ट कौन थे, तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाने वाले जो है हमारे जॉन वॉन न्यूमैन थे। ऑप्शन नंबर डी में ये चला जाएगा। फिर इसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, हर कोई जानता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज है। फिर इसके बाद है वायरस के खोजकर्ता कौन है, तो ये फ्रेड कोहेन है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब WWW, इसके खोजकर्ता कौन है, टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन तैयार होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है कि शोध अभिकल्प का प्रतिरूप अधिगम क्या है, यानी कि रिसर्च डिजाइन का क्या अप्रोच होता है। तो देखिए शोध समस्या एक गणितीय मॉडल द्वारा दर्शाई जाती है, समाधान व निष्कर्ष उक्त मॉडल से निगमित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शोध अभिकल्प उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन रिसर्च डिजाइन बोलेंगे तो आप ज़रूर समझ लीजिएगा किसी न किसी चीज़ का डिजाइन रूपरेखा तैयार करने की बात हो रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भावात्मक क्षेत्र के मूल उद्देश्य है, यानी कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव डोमेन। तो इसके लिए देखते हैं, पहला कह रहा है कि अनुभवों के परिणाम स्वरूप कुछ नए व्यवहार का प्रदर्शन होता है, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि नए मूल्य के अनुसार सुसंगत व्यवहार होता है, ये भी सही। तीसरा कह रहा है कि पर्यावरण में किसी चीज़ पर ध्यान देना होता है, तो ये भी सही होता है। चौथा है कि कुछ निश्चित जुड़ाव या प्रतिबद्धता का प्रदर्शन होता है, ये भी सही। यानी यहाँ पे चारों का चारों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। वो कह रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल कन्वेंशन जो है और कौन कौन से साल हुआ था वो बताना है। देखिए इसमें जो है सबसे लेटेस्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये कब हुआ था, 2015 में हुआ था। भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था और इसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया के गुरुग्राम में है, हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद है कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये 1992 में हुआ था। फिर उसके बाद जो है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 2008 में हुआ था। फिर क्योटो प्रोटोकॉल सबसे फेमस है, हर कोई जानता है, कब हुआ था, 1997 में हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा हमारा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, बी से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो 27 नंबर है, जो कि कह रहा है कि जीवन पर्यंत अधिगम की चर्चा करने वाला सतत विकास लक्ष्य क्या है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच कवर लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज, ये है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता की बात करता है। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। वो कह रहा है, देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको घुमा करके पूछा है कि भूकंप के दौरान निम्न में से कौन सी काय तरंगे उत्पन्न होती है, कौन कौन सी वेव इसमें से जो है भूकंप के टाइम में उत्पन्न होता है। तो देखिए पी वेव, एस वेव, लव वेव और रिलीफ वेव। तो इसमें पी वेव और एस वेव जो है यही दोनों भूकंप के दौरान उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर। कह रहा है कि कौन सा कथन तार्किक रूप से यानी कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है। देखिए इसमें जो है लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है। लॉजिकली इक्विवेलेंट जो है कहने का मतलब होता है कि दोनों कथन अलग अलग है, लेकिन इसका मेन जो पर्पस है, अर्थ जो है एक ही निकल करके आए। तो यहाँ कथन दे रहा है कि कुछ विशाल वंशी शेर नहीं है। इसका वेन डायग्राम बनेगा ऐसे, यहाँ पे जो विशाल विडाल जो है ये विडाल हो गया और ये जो है ये शेर हो गया, ठीक है ना। तो इधर वाला जो विडाल वंशी जो है ये तो शेर नहीं होगा। इसी बात को देखना है किस में कहा जा रहा है। पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि कुछ विडाल वंशी शेर है, तो ये नहीं है, तो इधर वाला तो है। उसके बाद जो है कुछ गैर शेर गैर विडाल वंशी नहीं है, यानी कि जो विडाल वंशी नहीं है वह शेर भी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यही इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यह मैथ का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको देख सकते हैं, आप बना लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं।
कॉग्निटिव डोमेन लेवल दिया हुआ है, फिर उसके क्या सजेस्टेड वर्ड हो जाता है वो देखना है। देखिए इवैल्यूएशन के जो है, इवैल्यूएशन के लिए क्या होता है, अप्राइज होता है, निर्धारण किया जाता है। फिर उसके बाद जो है नॉलेज के लिए डिफाइन होता है, परिभाषित करना होता है। एनालिसिस विश्लेषण के लिए हम लोग क्या करते हैं, विभेद करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन अनुप्रयोग के लिए प्रदर्शित करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए में है, ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखिए ये मैथ का है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल दिया हुआ है, फिर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, फिर उधर मीन्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और इसको निकालना है और सबका वैल्यू बताना है। तो देखिए इसमें जो है मीन निकालने के लिए यहाँ जो n और p जो वैल्यू दिया हुआ है, n मतलब परीक्षणों की संख्या है और p बराबर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ मीन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म, फिर उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी, ये मल्टीप्लाई इसका फार्मूला होता है। हर ऑप्शन के इस पे बनाइए, यानी कि अगर ऑप्शन नंबर ए लेके चलेंगे तो 16 गुने 0.8 हो जाएगा और इसको सॉल्व कीजिए, फिर जो इसका वैल्यू आ रहा है इसको गुना करके तो ये आ जाएगा लगभग आपका 0.8 है तो ये 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 12.8 हो जाएगा। तो इसको कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसको 3 में मिलाइए और इसी तरह बाकी बी का, सी का, डी का सबका निकालिए और मिला करके आंसर दीजिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, वो कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के प्रकाश में निम्नलिखित कक्षागत प्रश्नों को बढ़ते क्रम में लगाना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, रिमेंबरिंग। तो सबसे पहले रिमेंबरिंग होता है, स्मृति पे आधारित होता है। उसके बाद थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, उसके बाद जो है अप्लाइंग किया जाता है, प्रायोगिक किया जाता है, फिर उसके बाद जो है एनालाइजिंग किया जाता है, विश्लेषणात्मक, और लास्ट में इवैल्यूएटिंग किया जाता है 5वें नंबर पे। तो ऑप्शन होगा EADCB, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति नश्वर है, इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी दिन मानव जाति पृथ्वी से लुप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो मानव जाति जो है बहुत बड़ा एब्रॉड क्षेत्र हो गया, लेकिन ये बात कर रहा है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति नश्वर है, मतलब मृत्युशील है, मॉर्टल है, उसकी मृत्यु होगी। और इसी से ये अंदाज़ा लगा रहा है कि पृथ्वी पर जो भी मानव जाति वो सब लुप्त हो जाएंगे। तो इसमें जो है दोष की फैलेसी की बात करें तो ये संग्रह तर्क दोष होता है, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन का हो जाता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल कम्युनिटी से लेकर के पूरे लिविंग थिंग को लेकर के या पूरे ह्यूमन को लेकर के ये कंक्लूजन निकाला जा रहा है। तो ये फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन कहलाता है, यानी संग्रह तर्क दोष होगा इसमें। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 35 में, वो कह रहा है कि निम्नलिखित उच्च शिक्षा के विनियामक कार्य निष्पादित करते हैं। कौन कौन करते हैं, क्या क्या कार्य है उसके, उच्चतर शिक्षा में विनियामक क्या क्या कार्य करते हैं, रेगुलेटर। तो देखिए उपाधियाँ डिग्री प्रदान करने की अनुमति देते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग फैकल्टी का सिलेक्शन करना इनका काम नहीं है। तीसरा है लोक निधि सार्वजनिक कोष का संवितरण इन डिसबर्समेंट ऑफ पब्लिक फंड, तो ये बात बिल्कुल सही है। चौथा है क्वालिटी बेंच मार्किंग, गुणवत्तापूर्ण बेंच मार्किंग, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि ACD सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, आइए देखते हैं क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाह्य अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग ट्रू इज रिगार्डिंग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इसमें जो है यह ऐसे कारकों पर आधारित है जो स्वयं गतिविधि से संबंधित नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, बाह्य अभिप्रेरण जो है वो स्वयं उस कार्य पर आधारित नहीं होता है, कोई दूसरा उससे संबंधित है वो आपको दे रहा है, इसलिए इसका बाह्य अभिप्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि IRAHE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। NEP 2020 के तहत इसका कंसेप्ट आया है,
कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बनाया जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संचार प्रौद्योगिकी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें देखिए स्मार्टफोन, न्यूज़ रीडर, ईमेल, व्हाट्सएप। इसमें न्यूज़ रीडर जो है ये हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, बाकी स्मार्टफोन है, ईमेल है, व्हाट्सएप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। वो कह रहा है कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है, वायुमंडल भूमंडलीय ऊष्मन के कारण आर्द्र भूमि से मीथेन का मोचन बढ़ेगा। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण आर्द्र भूमि से मीथेन में मोचन बढ़ेगा। यह एक तरह का सकारात्मक प्रतिपुष्टि है, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड को देखना है तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड का है। ये कह रहा है रिसर्च ऐतिहासिक शोध विधि क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन सी कह रहा है कि यह अतीत में विभिन्न कला विधियों में जाकर तथ्य एकत्र करती है। सूचना के स्रोतों में लिखित अभिलेख, समाचार पत्र, डायरिया पत्र, यात्रियों के लेख, दस्तावेज आदि सम्मिलित होते हैं इसके अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 41 नंबर। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि सौर विकिरण के एक हिस्से के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण के निम्नलिखित घटकों में से कौन पृथ्वी तक पहुंचते हैं, उसकी पहचान करना है। तो देखिए गामा रेज जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है, एक्स किरणें भी नहीं पहुंचती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है पराबैंगनी विकिरण पहुंचती है, बिल्कुल सही। विजिबल रेज भी पहुंचती है, ये भी सही। इंफ्रारेड भी पहुंचती है, तो ये भी सही, यानी कि सी डी ई यहाँ पे सही होगा। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है सी डी ई। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है सी डी ई, इसलिए बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी पराबैंगनी विकिरण, दृष्टिगोचर यानी दृश्य प्रकाश और इंफ्रारेड विकिरण, ये तीनों जो है पृथ्वी तक पहुंचती हैं। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियाँ जो हैं इस प्रकार संबंधित है कि उनमें से एक सत्य है तो अन्य असत्य होनी चाहिए, और यद्यपि दोनों असत्य हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या बताए हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ऑप्शन देखिए बी और डी दिया हुआ है, पहला उसको लेकर चलेंगे। बी और डी देखिए क्या कह रहा है कि बी में कह रहा है कुछ उपन्यास पुस्तकें नहीं हैं, और डी कह रहा है कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। तो ये दोनों जो है एक साथ सत्य नहीं हो सकता है, एक सत्य या एक असत्य। तो पहला तर्क जो है कंडीशन वो सत्य फॉलो हो रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन कह रहा है कि ये दोनों असत्य हो सकती है, तो दोनों असत्य नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। बी देखिए सी और डी कह रहा है, सी कह रहा है कि कोई भी उपन्यास पुस्तक नहीं है और कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो तो चलेगा, लेकिन दोनों इसमें से गलत नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। सी में देखिए ए और सी की बात कर रहा है, ए और सी का। ए कह रहा है कि ऑल नॉवेल आर बुक, और सी कह रहा है कि नो नॉवेल आर बुक। तो ये दोनों जो है दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, लेकिन दोनों भी गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ठो ऑल में चल रहा है, एक ठो नो में चल रहा है, इसलिए यहाँ पे टर्म जो कंडीशन जो दे रहा है इस क्वेश्चन में वो ए और सी फॉलो कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर पे आएंगे। आइए देखते हैं। एक तरफ वैल्यू एजुकेशन दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन कट रहा है। चलिए डायरेक्ट हम इसके एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे, देख लेंगे। सामाजिक मूल्य शिक्षा। सामाजिक मूल्य शिक्षा होता है सोशल वैल्यू एजुकेशन। इसमें होता है लोगों को बेहतर और अधिक उत्तरदायी नागरिक बनाया जाता है। फिर आध्यात्मिक मूल्य शिक्षा की बात करें यानी स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन की, ये होता है मन को शांत रखना और जागृत रखना। और इसके बाद सांस्कृतिक मूल्य शिक्षा की बात करें यानी कल्चरल वैल्यू एजुकेशन की, तो ये समाज की विविधता, कार्य, व्यापार और मानदंडों का जागरूकता करती है। सार्वभौमिक मूल्य शिक्षा की बात करें यानी यूनिवर्सल वैल्यू एजुकेशन की, तो ये है लोगों को मानवता पर अनुप्रयुक्त साझे या सामान्य मूल्य जानने की जानकारी देता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा 43 नंबर सही होगा। आगे चलेंगे 44 नंबर क्वेश्चन पे। तो देख लीजिए
44 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसको जैसे कह रहा है उस तरह से सजा लेना है कि 9 बदल कर 0 कर दिया जा रहा है, फिर नई श्रृंखला तैयार की जा रही है, तब उसमें कितना 9 होगा वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आएंगे। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सी युक्ति क्लासिकी भारतीय न्याय क्लासिक मत के अनुसार तर्क दोषपूर्ण है, यानी फैलेसी कौन सी है इसमें, क्योंकि यह सोपाधिक व्याप्ति पर आधारित है। ठीक है ना, सोपाधिक व्याप्ति पर आधारित है। तो पहला कह रहा है कि ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है। दूसरा कह रहा है कि देखिए दूसरा कह रहा है कि अग्नि शीत है क्योंकि यह द्रव्य है। तीसरा है सभी चीज़ें शाश्वत है क्योंकि ये ज्ञेय है। और चौथा कह रहा है कि जहाँ कहीं अग्नि है वहाँ धुआं है। तो सोपाधिक व्यक्ति पर आधारित जो है यहाँ हो जाएगा कथन हमारा, जहाँ कहीं अग्नि है वहाँ धुआं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन से है दोस्तों। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। आप इसको पैसेज को रीड कीजिए और इससे संबंधित 5 क्वेश्चन रहते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ आज हमारा 27 जून 2025 के शिफ्ट 1 का पेपर 1 जो है वो प्रीवियस ईयर आज सॉल्व हुआ। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।